जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। कृष्णा सैन्य के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले के आदिवासी वनांचल क्षेत्र तहसील बिरसा के ग्राम जगला काटाबहारा प्राथमिक शाला में एक ही कक्ष में संचालित हो रही है 5 कक्षाएं। हिरण का शिकार, पर्यटकों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया में जमकर हो रहा वायरल। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुल्ला स्टेडियम के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगे व विभिन्न समस्याओं के निराकरण के विषय को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आजाद अध्यापक के जिलाध्यक्ष आशीष बिशन के द्वारा बताया गया कि आजाद अध्यापक के प्रांतीय अध्यक्ष भरत भाई पटेल के दिशा निर्देश पर पूरे 52 जिलों में क्रमोन्नति पदोन्नति को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके चलते उनके द्वारा आज रैली निकालकर यहां प्रदर्शन किया गया। हम सबने ये खाना है। अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद। नहीं आने वाला तो राहुल नायक साहब का वर्जन लेना है, यहाँ आने वाले इसलिए आया मैं। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट ने रैली निकालकर आज मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से क्रमोन्नति पदोन्नति के लिए ज्ञापन सौंपना है। क्रमोन्नति की हमारी बरसों से मांग चली आ रही है। क्रमोन्नति एक ऐसा विषय है जिसके लिए न ज्ञापन देने की जरूरत पड़ती है, न ही रैली निकालने की जरूरत पड़ती है। हमारी 2018 से क्रमोन्नति की मांग लंबित है। जैसे मध्य प्रदेश शासन में 12 वर्ष उपरांत नियम है, विधान है क्रमोन्नति का, वो मिल जाती है, लेकिन 2006, 7, 8 में हमारी नियुक्तियां हुई है। उनके 12 वर्ष 2018, 20, 22 में पूरे हो गए, लेकिन अभी तक उनको क्रमोन्नति प्राप्त नहीं हुई। साथ ही साथ 98 में नियुक्त हमारे जो साथी हैं उनको 2010 में पहली क्रमोन्नति मिल गई थी। द्वितीय क्रमोन्नति के लिए वो भी 2022 में एलिजिबल हो गए हैं, उनको भी अभी तक द्वितीय क्रमोन्नति अप्राप्त है, जबकि ये हमको 2020 में मिल जानी चाहिए थी, 2018 में मिल जानी चाहिए थी। इसलिए हम कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय जी को क्रमोन्नति और साथ ही साथ पदोन्नति के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। मानदेय से काटी गई राशि को वापस दी जाने, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख तो वहीं सहायिकाओं को 75,000 रुपए की राशि एक मुश्त देने, प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करने सहित वर्षों से लंबित अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं भूख हड़ताल पर है, जहां उन्होंने नगर के बस स्टैंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन सीटू के बैनर तले रविवार को हड़ताल शुरू कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वर्षों से लंबित उनकी सभी मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं 2 दिवसीय हड़ताल पर है। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा रविवार से 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की गई।
वहीं 27 फरवरी सोमवार को संगठन के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर प्रदेश व्यापी आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हड़ताल है हमारी 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल रखी गई है, 2 दिवसीय 26 और 27 की। और इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारा 1500 रुपये 2018 में कटौती किया गया था, सरकार ने अभी तक वापस नहीं किया है, उसको तत्काल वापस किया जाए और हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए। 26,000 की हमारी मांगे हैं, हमें 26,000 रुपये सरकार मानदेय की जगह में वेतनमान दे। अभी कितना मिल रहा है? अभी हमें 10,000 ही मिल रहा है। तो अभी क्या है, दो ही मांगों को लेकर कर रहे हैं? नहीं, और भी मांगे हैं हमारी। समय भी आंगनवाड़ी का निश्चित समय किया जाए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी का कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10 से 4 बजे लगाती है, कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 9 से 3 बजे लगाती है। तो हमारा कहना है कि 10 से 3 बजे का भी समय होना चाहिए, निश्चित समय एक आंगनवाड़ी का होना चाहिए। और जो भी हमारी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका कार्यकर्ता बहनें जो रिटायर होती है, सरकार ने वादा किया था जो 2018 में कि इन लोगों को रिटायर होने के बाद में 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को दिया जाएगा और 75,000 रुपए सहायिका बहन को दिया जाएगा, लेकिन वो भी हमारी मांगे अभी तक के पूरी नहीं हुई है। किसी काम से घर से बाहर गए एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम नेत्रा के मुख्य मार्ग का है, जहां घर वापस आ रहे नेत्रा निवासी 40 वर्षीय कृपाल पिता फिर तुमरकाम को अज्ञात वाहन ने ठोस मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेत्रा निवासी कृपाल मरकाम मजदूरी का कार्य करता है, जो रविवार की सुबह करीब 5 बजे खेत की तरफ गया था। जब वह घर वापस लौट रहा था, तभी नेत्रा मेन रोड पर लिंगा की तरफ से बालाघाट की ओर जा रही एक तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कृपाल को ठोस मार दिया और फरार हो गया, जिससे कृपाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसकी जानकारी मिलते ही उनके परिजनों ने उसे निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 23 फरवरी से खेले जा रहे महाकाल कप के चौथे दिन 4 मैच संपन्न कराए गए, जहां रविवार को खेले गए मैच में धपेरा, एमआर, बरबेली, मोयल और धपेरा डो ने चौथे दिन का मैच अपने नाम कर प्रतियोगिता के अगले चरण में प्रवेश किया। जहां रविवार को दिन का पहला मैच सुबह 10 बजे MR11 बनाम वार्ड नंबर 3 के बीच खेला गया, जिसमें अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए MR11 ने यह मैच अपने नाम कर लिया। तो वहीं दिन का दूसरा मैच दोपहर 1 बजे सरेखा और ग्राम धपेरा मोहगांव के मध्य खेला गया, जिसमें सरेखा टीम महज 50 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उधर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी धपेरा की टीम ने मात्र 2 ओवर में ही 51 रन बनाकर यह मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच में धपेरा मोहगांव के खिलाड़ी पप्पू ने शानदार 25 रन की बदौलत जीत दर्ज कराई। यहाँ कहाँ की सिगरेट? प्रयास किया जाए। काफी बड़ी पार्टनरशिप भी है दोनों बल्लेबाजों के बीच, पूरा गेंद पाने लगी और जाती हुई। नगर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आनंद उत्सव के तहत खेले जा रहे क्रिकेट मैच में रविवार को आनंद उत्सव 5 मैचों की श्रृंखला का फाइनल CRPF 123 बटालियन ने अपने नाम कर लिया, जहां श्रृंखला का फाइनल मैच पुलिस 11 व CRPF 123 बटालियन के मध्य खेला गया। नगर के पुलिस लाइन परेड मैदान में 20-20 ओवर के इस फाइनल में जिला पंचायत CEO विवेक कुमार की कप्तानी में CRPF 123 बटालियन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए, जिसमें CRPF की ओर से संजय भदौरिया ने सर्वश्रेष्ठ 43 व सुनील आहाके ने 29 रन बनाए। वहीं अपनी प्रतिद्वंदी टीम पुलिस 11 को 160 रन का लक्ष्य दिया। पुलिस 11 के कप्तान विजय डाबर की कप्तानी में 16 ओवर की पारी में दुर्गेश आरमोक के द्वारा शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रन पूरे किए गए, जब टीम का स्कोर 107 रन था। जब वे आउट हुए, वहीं टीम 20 ओवर में 140 रन ही बना पाई। इस तरह CRPF 123 बटालियन ने प्रतियोगिता का फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। CRPF 123 बटालियन के सचिन सिंह फाइनल मैच में बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, 5 मैच की श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज व बेस्ट बॉलर रहे। तो वहीं दुर्गेश आरमो बेस्ट बैट्समैन, विवेक कुमार CEO जिला पंचायत को बेस्ट फील्डर, बेस्ट विकेटकीपर सुनील कुमार को घोषित किया गया। मैच के अंपायरों को भी सम्मानित किया गया। किसान व उसकी फसल के लिए जीवनदायिनी कहलाई जाने वाली बड़ी नहर में फिर एक बार गंदगी का अंबार लग चुका है। गंदगी का यह अंबार बाहर से बहकर आई सामग्री से नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों के द्वारा डाला जा रहा कूड़ा करकट की वजह से लगा है। फिलहाल नहर बंद है। आगामी समय में जब यह नहर प्रारंभ होगी तो किसान की रबी फसल के लिए काफी
नुकसानदायक साबित होगी। यह सब गंदगी नहर प्रारंभ होने के साथ ही किसान के खेत में पहुंचेगी, जो तैयार हो रही है। गेहूं धान फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे फिर एक बार किसान को लागत के अपेक्षा उत्पादन कम होगा। कई वर्षों से देखा जा रहा है कि नहर के किनारे रहने वाले लोग अपने घर की गंदगी नहर के बिंदास तरीके से फेंक रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस गंदगी को उनके द्वारा फेंका जा रहा है वो किसान की फसल के लिए कितनी घातक है। मगर सिंचाई विभाग और किसी का भी इस प्रकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। बड़ी नहर जो आपके वार्ड में अधिकतर गुजरती है, तो वहाँ पे गंदगी लगी हुई है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रयास ये रहता है कि मैं तो हमेशा जो है कि नगर पालिका के द्वारा सफाई करवाने का पूरी कोशिश करता हूँ। सफाई भी होती है, लेकिन नहर विभाग के अधिकारियों को हमने हमेशा जगाने का प्रयास किया कि जैसे आपकी नहर विभाग में जो कचरा जो आता है और जो झाड़ियाँ होती है, तो इस पर आप साफ सफाई करवाइए, लेकिन उस पर वो विभाग कभी ध्यान नहीं देता। सुस्त विभाग है। किस प्रकार की समस्या होती है जैसे लोग आते हैं? देखिए, जैसे अभी आप जाके देखेंगे नहर में तो पूरी गंदगी का अंबार है, झाड़ियों का अंबार है। और प्रगतिशील कुणबी समाज के द्वारा रविवार को हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसके तहत नगर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। यह रैली कमला नेहरू हॉल से अंबेडकर चौक, वहां से काली पुतली चौक होते हुए मेन मार्केट से सीधे इतवारीगंज स्थित छत्रपति शिवाजी स्मारक पहुंची, जहां समाज संगठन के पदाधिकारी और सामाजिक बंधुओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शिवाजी महाराज का जय घोष किया। इसके उपरांत यह रैली हनुमान चौक से अंबेडकर चौक होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हुए मोक्षधाम रोड स्थित प्रगतिशील कुणबी समाज भवन में इस रैली का समापन किया गया, जिसके तुरंत बाद अतिथियों और समाज संगठन के पदाधिकारियों का स्वागत, सम्मान समारोह कार्यक्रम के उपरांत उद्बोधन सहित अन्य मंच कार्यक्रम संपन्न कराए गए, जहां देर शाम जयंती समारोह का समापन किया गया। हमारे बीच में उपस्थित है और उन्होंने अखंड भारत का सपने को साकार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का भावी सम्राट बनाने के लिए हर तरीके से संघर्ष किया और उन्हें अखंड भारत का सम्राट बनाया भी। आपने समर्थन में यहाँ उपस्थित अतिथिगणों, आप सभी ने समर्थन में। जहां एक ओर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा नित्य नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, तो वहीं शिक्षकों को हाईटेक करने के लिए भी प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं भी बनाई जा रही है। किंतु जमीनी हकीकत की बात करें तो परिणाम आखिरकार शून्य ही नजर आ रहा है। ऐसा एक ताजा मामला आदिवासी वनांचल क्षेत्र के तहसील बिरसा के अंतर्गत ग्राम जगला काटाबहारा में देखने को मिला, जहां पर कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षाएं एक ही छत के नीचे लगाई जा रही है। वह भवन की बात करें तो वह पूरी तरह से खंडहरनुमा बन चुका है, किंतु व्यवस्था नहीं होने के कारण शिक्षकों के द्वारा मजबूरी में उसी भवन में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। आदिवासी वनांचल क्षेत्र के तहसील बिरसा के अंतर्गत आने वाले ग्राम जगला की शासकीय प्राथमिक शाला काटाबहारा विकासखंड बिरसा का यह मामला है, जहां महज एक ही कक्षा में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की 5 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। छात्रों को शैक्षणिक अध्ययन करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही शिक्षकों को भी ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती बन गई है। हैरानी की बात तो यह है कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टाफ भी बहुत कम है। महज 2 शिक्षक ही कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक की 5 कक्षाओं का संचालन करते हैं, जिससे स्कूल के संचालन में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पदवेश 24/7 की टीम की नज़र इस स्कूल पर पड़ी तो यहाँ के शिक्षकों से इस विषय पर जानकारी ली। तब शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि इस प्राथमिक शाला का निर्माण 2004 में हुआ था। मरम्मत के अभाव के कारण 2010 तक इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। शासन स्तर पर मरम्मत के लिए राशि दी जाती है, लेकिन वह राशि अपर्याप्त होने की वजह से आज तक उसका मरम्मत कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह भवन जर्जर व खंडहर में तब्दील हो गया है। फिर भी वह छात्रों का अध्यापन कार्य उसी जर्जर भवन में एक ही कक्ष में कराने के लिए मजबूर है, जिससे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी उस जर्जर कक्ष के गिरने का भय हमेशा बना रहता है। साथ ही शिक्षकों ने बताया कि एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं का संचालन करना असंभव है,
फिर भी यह उनकी मजबूरी है कि वह एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। पढ़ाई में बहुत हमें असुविधा महसूस करते हैं। एक कक्ष में 5 कक्षाओं का अध्ययन अध्यापन कार्य को बहुत ही हम लोग एक संघर्षपूर्ण हमारे साथ माहौल है यहाँ स्कूल में। एक अच्छा माहौल ने कक्ष के अभाव में हमको पढ़ाने में बहुत तकलीफ होती है। हम 2 यहाँ पर शिक्षक हैं, मैडम हैं, और कभी वो पढ़ाती हैं तो हमको दूसरे बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ होती है। एक रूम में 2 टीचर पढ़ाना बिल्कुल भी असंभव है। फिर हम लोग कहीं किनारे में, बाहर के बरामदे में, कहीं वहीं थोड़ा सा समूह ग्रुप में बैठा करके हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं, क्योंकि बच्चों को हमको कुछ सिखाना अनिवार्य है। अभी सर विशेष रूप से अभी भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है FLN जो है मिशन अंकुर मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय स्तर पर FLN की जो प्रशिक्षण है कक्षा 1 और 2 के लिए, इसमें बहुत ही गहन और एक बहुत ही एक सुचारू और सिस्टमेटिक यानी सुनियोजित इसमें टाइम टेबल बना हुआ है, रेशो बना हुआ है, जिसका हम गहन रूप से हमको 2 बार मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और उसको यहाँ स्कूल में बच्चों के बीच लेने के लिए, उनको परोसने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और लालायित हूँ, लेकिन यहाँ पर कक्ष के अभाव में हमारा सारा ये सपना जो है बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कक्ष की समस्या है स्कूल में। एक ही कक्ष में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ सर, यहाँ पे पुराना जो स्कूल था जो कुछ कारणवश ख़राब हो चुका है, उसकी स्थिति ये हो चुकी है कि बच्चे उसमें बैठ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो एक अतिरिक्त कक्ष बना हुआ था पहले से, उसी में पहले से लेकर 5वीं तक की कक्षा स्थापित हो रही है। तो और क्या है, बच्चों को उसमें पढ़ने में दिक्कत हो रही है और टीचर लोगों को भी उसमें। वहीं प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले एक छात्र के अभिभावक ने बताया कि यहाँ एक ही कक्ष है और 5 कक्षाओं का अध्यापन कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सभी को शिक्षा मिलना संभव नहीं है। और साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई प्राथमिक स्कूल नहीं है जहाँ वो अपने बच्चों को भेज सके। कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जिससे वह यही प्राथमिक शाला में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर है। भैया, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे आया मैं तो यहाँ पे एक ही कक्ष में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है। यहाँ के मैंने बच्चों से भी बात किया तो वो बोल रहे थे कि कोई तीसरी में है, कोई पहली में है, कोई चौथी में है। तो ऐसे में आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं मिल पाएगी उनको। हाँ, वो तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ स्कूल एक ही है, एक ही कक्ष है, इसमें मैडम सर कहाँ से पढ़ाएंगे? तो यहाँ पे कोई आसपास में स्कूल है जहाँ पे आप, सरकारी स्कूल है जहाँ एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चों का? नहीं, यहाँ तो दूर है क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कोई प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ाने का सुविधा कम है। वहीं जब हमने प्राथमिक शाला की प्रधान अध्यापिका विनीता सांडिले से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कक्ष के अभाव के कारण हम जैसे तैसे कक्षाओं का संचालन करते हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है, जिसकी वजह से केवल 2 ही शिक्षक एक ही कक्ष में 5 कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराते हैं। उन्होंने बताया कि शाला का जर्जर भवन कक्षा संचालन की योग्य तो नहीं है, फिर भी वह उसके बरामदे में बच्चों को शैक्षणिक कार्य कराते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार डाइस प्रपत्र के माध्यम से शाला प्रबंधन की तरफ से कई बार प्रस्ताव और आवेदन दिए गए, लेकिन राशि इतनी कम आती है कि कार्य कराना असंभव होता है, इसलिए उन्हें राशि वापस करनी पड़ती है। एक ही रूम में 5-5 कक्षाएं संचालित हो रही है। सर, प्रॉब्लम तो हो रही है कक्षा संचालन करने में, फिर भी हम 2 शिक्षक होने के नाते 1 से 3 तक पटले सर जी देखते हैं और 4 और 5 मैं देखती हूँ सर। फिर भी जो मरम्मत योग्य शाला बनी थी 2004-05 में, फिर भी उस कक्षा में संचालन करने की स्थिति तो नहीं है, फिर भी हम वहाँ संचालन करते हैं सर जी। हाँ, तो मैम मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कक्षाओं की कमी है? कक्षाओं की कमी है सर, हमें अतिरिक्त कक्षा की जरूरत है यहाँ। वहीं हमारे द्वारा इस पूरे मामले को लेकर आदिवासी सहायक आयुक्त प्रभारी राहुल नायक से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। स्थानीय सिविल लाइन स्थित संचालित होने वाली दूध डेयरी से निकलने वाला दूषित पानी और दुर्गंध से वार्ड वासियों का रहना दूभर हो गया है। यह विभाग की उदासीनता का है या फिर विभाग के द्वारा इस दूषित पानी के स्थायी निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने से कारण यह समस्या सालों से बनी हुई है।
आपको बता दें कि दूध डेयरी विभाग के द्वारा यहाँ पर वर्षों से दूध डेयरी संचालित की जा रही है, जिसके दूषित पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। बताया जा रहा है कि इसके पूर्व ही दूध डेयरी का पानी मोती तालाब में चला जाता था, जिससे वार्डवासियों को तकलीफ नहीं होती थी। किंतु जब मोती तालाब में पानी जाने के विषय को मीडिया के द्वारा प्रमुखता से इस विषय को उठाया गया तो विभाग और नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में यह पानी को बंद करके पक्की नाली निर्माण कर व्यवस्था बनाई गई थी। किंतु अब यह निकासी का पानी वार्डवासियों की समस्या बन गई है। जब हमारे द्वारा इस दूषित पानी की निकासी को लेकर पड़ताल की गई तो हमने देखा कि डेयरी विभाग के द्वारा एक बड़ा सा टाका बनाकर इस नाली के माध्यम से पानी को वहीं पर रोका जाता है। वह टाका फुल होने पर मोटर के माध्यम से 15 या 20 दिन बाद इस दूषित जल को बहाया जाता है। जब यह दूषित जल मोटर के माध्यम से बहता है तो पूरे वार्ड में हवा के साथ इसकी बदबू भी फैल जाती है। वह वार्ड वाले इस समस्या को सालों से झेल रहे हैं। इस संबंध में चर्चा करने पर वार्डवासी प्रमीला जांगड़े बताती है कि गंदे पानी की समस्या बहुत सालों से है। वे परेशान हैं। जब बारिश का समय आता है तब हमें अपने घरों में रहने की इच्छा तक नहीं होती। यहाँ पर वे 20 से 25 घर वाले सबसे ज़्यादा इससे परेशान हैं। यहाँ पर ना ही नालियों की सफाई होती और ना ही कोई विभाग का कर्मचारी इस ओर ध्यान देता है। जबकि देखा जाए तो नगर पालिका के द्वारा कहा गया था कि चुनाव के समय उनकी सारी समस्या दूर की जाएगी, किंतु चुनाव के बाद बड़े बड़े वादे सब व्यर्थ ही साबित हो गए। दूध डेयरी का जो वेस्टेड पानी जाता है, गंदा पानी ना जाता है तो बहुत खुशबू आती है। तो किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? कब से ये समस्या है? सालों से है। आपने इसकी शिकायत नहीं की कि कभी? नहीं किए थे इसकी शिकायत? नहीं। अभी तक नहीं किए। तो इससे दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही? बारिश में तो रहने की इच्छा नहीं होती भैया, इतना खुशबू आता है, पूरा हवा चलती है। अच्छा, कब से स्थिति ऐसी है? बहुत सालों से है भैया ये दूध डेयरी। तो लगभग यहाँ कितने घरों के लोग रहते हैं? यहाँ रहते वहाँ से लेके तो उधर तक के रहते हैं, नहीं तभी 20-25 घर। तो सभी को दिक्कत होती होगी इससे। कभी यहाँ मौखिक रूप से विभाग वाले को बताया नहीं आपने कि जी भैया ऐसी दिक्कत होती है, इसका कोई निराकरण करें? नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? आप जैसे यहाँ रहते हैं, यहीं अब यहाँ रहते हैं तो सफाई होना चाहिए। अच्छा, नालियों साफ सफाई होना चाहिए ना। नाली वाली ये जो नाली है, ये नाली यहाँ भी देखो बनाएंगे, कह के बोले नहीं बनाए, सब पूरी गंदगी रहती है। मतलब तो नगर पालिका वाले आते नहीं क्या साफ सफाई करने? नहीं आते भैया, नहीं आते। कोई नगर पालिका वाले कोई नहीं आते। चुनाव के समय तो वादे करके गए। अरे चुनाव के समय में तो इतना बोल के गए भैया कि नाली चकाचक होएगी तो रोड चकाचक होएगी, इतना बोल के गए कि हद से ज्यादा। आपके यहाँ की तो रोड चुनाव हो गए, चुप्पे सो गए। अच्छा, तो पार्षद आते नहीं क्या इधर? आते हैं पार्षद भैया, आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कह के आएंगे तो जयराम जी की लेंगे, सब करेंगे, पर वही है। लेकिन जो मेन समस्या है वो नहीं हुई है दूर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद जितेंद्र कवाजिया ने बताया कि दूध डेयरी से जो दूषित पानी निकलता है वह सही में दुर्गंध युक्त होता है। इसकी समस्या मुझे भी पता है। अब हमारे द्वारा सबसे पहले दूध डेयरी विभाग को नोटिस भेजा जाएगा। जो नाली की साफ सफाई की बात है उसको हमारे द्वारा कल ही नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के द्वारा नाली को साफ करवाया जाएगा और वार्डवासियों को जो समस्या हो रही है उस समस्या का समाधान किया जाएगा।